हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें लेक्चर नंबर 18 आज शुरू करेंगे और चैप्टर नया होगा। क्या होगा? मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य के बाद का काल। कौन कौन आते हैं? कुषाण आते हैं ना, कुषाण हैं और भी हैं, सातवाहन वगैरह वो सब आते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये स्टेटो तो है, स्टेटो याद रखना, स्टेटो द्वितीय याद रखना है। प्रथम मत मार देना, स्टेटो प्रथम पहले आया, कहीं सोच लो उसी ने किए, नहीं। ये जो शीशे के सिक्के जारी किए, स्टेटो द्वितीय ने जारी किए। ये कौन था? हिंद यवन शासक था। ठीक है, चलो। इनका शासन जो है 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक चला, 35 वर्ष लगभग। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव, संकर्षण कौन थे? बलराम, और वासुदेव तो ये अगाथोक्लीज। अब देखो, अगाथोक्लीज थोड़ी जानकारी ले लो। हिंद यवन शासक मेनांडर की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र था स्ट्रेटो प्रथम। वो क्या था? अवयस्क था। तो स्ट्रेटो प्रथम की माँ या हिंद यवन शासक मेनांडर की पत्नी अगाथोक्लीज उसकी संरक्षक होती है, और उसी ने संकर्षण, बलराम और वासुदेव चित्र अंकन करा के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगाथोक्लीज ने, ये मेनांडर की पत्नी थी। ओके, चलो। निम्नलिखित में कौन तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसन्नजीत। इन तीनों में देखो, इन तीनों में एक समकालीन नहीं है, बाकी तीन तो एक काल के हैं। तो कौन है? मिलिंद जो है समकालीन नहीं है। देखो, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसन्नजीत एक ही काल के हैं लगभग, लेकिन मिलिंद इनका समकालिक नहीं था। सी ऑप्शन। अगला रहते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो आपको ये बताना है। तो ये मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख मिला है काठियावाड़, गुजरात में। वहाँ से क्या मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन। अब आपको ये मिलाना है कि ये कौन से शासक किस से संबंधित है। ठीक है, ये मिलाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो डिमेट्रियस कौन था? ये डिमेट्रियस, ये था हिंद यूनानी। तो कौन सा आ गया? 3 हो गया, हिंद यूनानी। उसके बाद रुद्रदामन कौन था? शक था, रुद्रदामन शक था, 3 4। और गोंडोफर्नीज कौन था? ये था पल्लव, गोंडोफर्नीज पल्लव, और विम था कुषाण। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के सर्वाधिक संख्या में जारी किसने किए थे? तो किसने किए थे? ये किए थे कुषाणों ने। कुषाणों ने भैया, देखो, इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए, और सबसे ज़्यादा नियमित सिक्के और सबसे ज़्यादा सिक्के कुषाणों ने जारी किए। किसके? सोने के। और कुषाणों ने ही तांबे के सिक्के भी जारी किए, दोनों प्रकार, सोने और तांबे दोनों को जारी किए थे कुषाणों ने। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर। कुषाण शासक कनिष्क था, उसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है, बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है? देखो, कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिक्के जारी किए, लेकिन इनमें से किसने? तो विम कर्णफिसेस कुषाण शासक था, इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के, इनमें से। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया? देखो, अब फर्क समझ लेना। नियमित उपयोग के लिए विम कर्फेसिस, यानी कुषाणों ने नियमित, और सबसे पहले हिंद यमन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन कुषाणों ने नियमित चलाए, और उनमें भी विम कर्फेसिस ने सबसे पहले नियमित रूप से चलाए। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? योधेय सिक्कों पर, तो यह है किसका? कार्तिकेय का। योधेयों का प्रमाण जो है पुराण, अष्टाध्यायी, वृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से मिलता है। और यह है साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब, पंजाब और राजस्थान के बीच वाला क्षेत्र है ना, यहाँ इनका साम्राज्य था। और इन पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है इनके सिक्कों में। ठीक है, अगला, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? सारनाथ की, तो यह है 81 ईस्वी सन। ये जो है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा स्तंभ, ये कनिष्क का राज्य होता है 78 ईस्वी में। तो 78 ईस्वी के 3 वर्ष बाद ये इसकी तिथि है, तो 81 ईस्वी हो गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हो गया आपका बी। चलो अगला देखते हैं। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? अब देखो, एक चीज़ समझना। देखो, विक्रम संवत हमारा शुरू होता है 57 ईसा पूर्व। तो यानी कि जो आज सन चल रहा है उसमें 57 जोड़ दें तो ये आ जाएगा विक्रम संवत।
और शक संवत शुरू होता है 78 ईस्वी में, यानी ईस्वी शुरू होने के 78 वर्ष बाद। और विक्रम संवत होता है ईस्वी शुरू होने के 57 वर्ष पहले। तो 57 वर्ष पहले और 78 वर्ष बाद। अब दोनों को जोड़ दें तो कितना अंतर है, दोनों अंतर मतलब निकालना है तो पहले वाला प्लस बाद वाला, तो 57 और 78 जोड़ देंगे तो 135 वर्ष आता है। तो ये अंतर है, समझ गए। 78 ईस्वी शक संवत और 57 या 58 ईस्वी विक्रम संवत ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, अब कभी भी कोई भी निकालेगा तो देखो सीधी सी बात है भाई, कोई चीज़ पहले शुरू हुई, मान लो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुई तो ईस्वी से 57 साल पहले शुरू हुई है, तो अब का जो सन है उसमें 57 साल जोड़ देने से आपका विक्रम संवत आ जाएगा। और कोई भी अब 78 ईस्वी में शुरू हुआ है क्या, शक संवत, तो भाई अब के सन में जैसे 2023 चल रहा है उसमें से आप जो है 78 घटा दो तो ये आपका शक संवत आ जाएगा, और 2023 में 57 जोड़ दो 260 विक्रम संवत आ जाएगा। होगा क्लियर, सिंपल एकदम। चलो 57 और 23 70 होगा ना, 70 आएगा, 60 नहीं 70 आएगा विक्रम संवत। चलो, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस वर्ष, मतलब चैत्र का एक तारीख किस तिथि को पड़ता है जनरली, तो ये 22 या 21 मार्च को। देखो वो है लीप ईयर के हिसाब से पड़ेगा तो अलग हो जाएगा, 21 मार्च दिए थे, दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, 21 और 22 मार्च को पड़ता है एक चैत्र का एक तारीख। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित पर उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर दें। देखो कनिष्क के टाइम पे ये कौन कौन थे, तो अश्वघोष थे और वसुमित्र थे, ये दोनों थे, अश्वघोष और वसुमित्र। बाकी देखो ये कालिदास कब के हैं, ये गुप्त कालीन है भैया, हैं, और कंबन तो बहुत बाद के हैं, 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये 1 और 2 हो गया, कौन से में, सी ऑप्शन 1 और 2। ठीक, चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था। कनिष्क तो अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये संबंधित थे, लेकिन पतंजलि इसे संबंधित नहीं थे। अब देख लो, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्स, चरक, पार्श्वी और चरक भी, पार्श्वी याद रखना, पार्श्वी थे कनिष्क के दरबार में, लेकिन विशाखादत्त, पतंजलि ये उनसे संबंधित नहीं थे, ये याद रखना। ठीक है, पतंजलि कब थे, शुंगकालीन थे, हैं, शुंग वंशकालीन थे। ओके, अगला, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। देखो सबसे पहले समझो रबतक अभिलेख कहाँ से मिला है, तो रबतक अभिलेख अब अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल से रबतक नामक जगह से प्राप्त हुआ है, और इसमें यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा का लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिले हैं। कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है, इस बात की पुष्टि होती है। अभिलेख में 4 शहर याद रखना, कौन से 4, तो देखो इसमें से कौन सा नहीं है पहले बताता हूँ, श्रावस्ती है नहीं, तो देखो पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा ये हैं, उसके साथ में चौथा कौन सा है, साकेत। 4 शहरों के बारे में बताया गया है, साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र। ठीक, इसमें कौशाम्बी श्रावस्ती नहीं है, साकेत है, श्रावस्ती जो है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, तो तक्षशिला से किसने शिक्षा ली थी, तो भैया इसके हिसाब से चरक और जीवक दोनों ली थी। देखो अब देखो तक्षशिला कहाँ है, रावलपिंडी जिले में पड़ता है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब यहाँ से किस किसने शिक्षा ली थी तक्षशिला से, प्रसन्नजीत कौन था, कौशल का राजा, और बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, जीवक, है ना, प्रसन्नजीत, जीवक, कनिष्क का राजवैद्य कौन, चरक, है ना, और चाणक्य, इन विद्वानों ने कहा प्रसन्नजीत, जीवक, चरक, चाणक्य, इन सभी ने तक्षशिला शिक्षा प्राप्त की थी। ये तक्षशिला जो है उस टाइम पे वैद्य शिक्षा के लिए और धनुर्विद्या के लिए विख्यात था, वैद्य शिक्षा और धनुर्विद्या के लिए विख्यात था। ठीक है, तो इसमें सी और डी ऑप्शन 2 सही है। ठीक, चलो, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये अयोध्या लेख, अयोध्या का अभिलेख है जो पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, चलो डी सी ऑप्शन हो गया। अगला, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो ये कण्व, शुंग वंश के बाद कौन सा है, कण्व। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, और इसकी हत्या कर देता है कौन, कौन, ये वासदेव इसका हत्या कर देते हैं, और वासदेव जो है कण्व शासक थे, इसलिए इनका ये वंश जो है कण्व कहलाया है। ठीक है, तो ये हो गया सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, कौन, गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन था, सातवाहन शासक था, जो एक हिंदू शासक था, और इसने 4 वर्ण वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। क्या थी 4 व्यवस्था, वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वाली व्यवस्था फिर से लागू की, और वर्ण व्यवस्था का इसको रक्षक माना जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, मौर्यों के बाद तो कौन सा, सातवाहन। सातवाहन मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली सातवाहन शासक हुए।
इसका संस्थापक कौन था? सिंधुक या सिमुक या सिप्रक। कण्व वंश के राजा सुशर्मा। देखो, कण्व वंश की स्थापना कब होती है? सातवाहन। शुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद आता है भैया ये सातवाहन राज्य, और इसकी स्थापना की सिमुक ने। कण्व अंतिम कण्व शासक था सुशर्मा, उसका वध किया था किसने? सातवाहन शासकों ने सातवाहन की स्थापना कर दी थी। ए ऑप्शन हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो यह है पांचाऊ। देखो, ये चीनी अभिलेखों के अनुसार क्या हुआ, जो कहानी सुन लो पहले क्या हुआ था। कनिष्क ने चीन में एक अपना एक राजदूत भेजा, इसलिए वहाँ की राजकुमारी थी हान राजकुमारी, उससे विवाह करने के लिए अपना एक प्रस्ताव भेजा। लेकिन पांचाऊ वहाँ का राजा था उस टाइम पे, उसने ये जो है प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो फलतः जो है कनिष्क गुस्सा हो गया, जो है रुष्ट हो गया, और उसने जो है चीन पर चढ़ाई कर दी, और इसमें जो है कनिष्क जो है असफल हो जाता है। ऐसा चीन के साक्ष्य बताते हैं, इंडिया में नहीं, चीन वाले साक्ष्य से बताते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? कौन? कुषाण वंश। अभी मैंने बताया कुषाण शासक ने अपनी जो है सीमाएं बाहर तक, भारत के बाहर तक, कहाँ कहाँ तक? उत्तर में चीन के तुर्फान तक, कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और पश्चिम में भैया अफगानिस्तान तक, और पूर्व में उत्तर प्रदेश और बिहार तक। ये इतनी संख्याएं, इतनी जो है बाहर तक सीमाएं फैली थी कुषाणों की। बहुत बड़ा साम्राज्य था कुषाण। ठीक है, इसलिए कुषाण को हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है इतिहास में। अगला, बाल विवाह की प्रथा आरंभ की थी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने? तो ये कुषाण काल में। कुषाणों ने प्रथम शती ईस्वी में बाल विवाह प्रारंभ हुआ, स्त्रियों के उपनयन की समाप्ति कर दी गई, और बाल विवाह का इन्होंने प्रचलन कर दिया कुषाणों ने। तो उससे भैया स्त्रियों की जो स्थिति है अत्यंत दुर्बल, मतलब निम्न हो गई, स्त्रियों की वैल्यू कम हो गई कुषाणों के टाइम पे। और देखो, विवाह की आयु जो है इसने कितनी, 8 से लेकर 10 वर्ष रखी कुषाणों ने। इन्होंने जो है बाल विवाह शुरू किया। 8 से लेकर 10 वर्ष की कन्या विवाह योग्य मानी जाती थी इनके टाइम पे, कुषाणों के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ पार्ट 1, है ना? क्या क्या? मौर्योत्तर काल पार्ट 1। अब एक पार्ट और आएगा, इसमें ये मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा, और ये आपका ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे हम इसको ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया समझ के इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद आपको मैंने बता दिया हिंदी शुरू करेंगे। ठीक है, RO की वैकेंसी आने वाली है, हिंदी शुरू करेंगे। ठीक, ओके। और कहीं भी आप कोई भी एग्जाम दें, हिंदी आती है लगभग। चलो, तो आज यहीं रुकते हैं। आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।